अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज अपने 8 बजे के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका रसाद जो GTV पर ऑन एयर होता है मंडे टू थर्सडे, उसके लिए मैंने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब का इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, बहुत सारे ऑन कैमरा ऑफ कैमरा ऐसी गुफ्तगू थी जो कि उन्होंने फरमाई और बड़ी इंटरेस्टिंग थी। शायद ऑफ कैमरा गुफ्तगू ऑन कैमरा गुफ्तगू से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। लेकिन आज मैं इस इंटरव्यू के बारे में बात नहीं करने आई, बल्कि एक और इंटरव्यू के बारे में बात करने आई हूँ, क्योंकि आज जब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरव्यू चल रहा था, तो उसी दिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरव्यू भी चल रहा था, यानी इमरान खान साहब का इंटरव्यू भी चल रहा था। और वो इंटरव्यू इंतहाई कंट्रोवर्शियल हो गया है। इंतहाई कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इमरान खान साहब ने अपने इस इंटरव्यू में एक बात कही जो कि आग की तरह, जंगल में आग की तरह फैल गई है, और वो बात ये की कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल खतरे में पड़ जाएगा और बैरूनी ताकतें ये आर्सेनल छीन लेंगी। ये तमाम की तमाम बातें सुनने में एकदम से रोंगटे खड़े कर देती हैं। एक न्यूक्लियर पावर का साबिक वजीर आजम इस तरह की बात करे तो यकीनन अफसोस भी होता है, और ऐसा लगता है कि इक़्तिदार की जो ख्वाब है या इक़्तिदार की जो हवस है वो इस कदर बढ़ गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की सोवरेनिटी, पाकिस्तान की यूनिटी, सब चीज़ों को दांव पर लगाने को तैयार है। क्या इमरान खान साहब मुल्क में इंतशार चाहते हैं, एनआरकी चाहते हैं, सिविल वॉर चाहते हैं? क्या मुल्क को वाकई में टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं? क्या ये बात थ्रेट थी या फिर ये बात एक प्रीएम्पशन थी? एक तरह से प्रिंसिपली मैं इमरान खान साहब की कुछ बातों से बिल्कुल अग्री करती हूँ। इस इंटरव्यू के अंदर ये जो कंट्रोवर्शियल पार्ट है, इसको अगर पूरा सुने तो उसके अंदर बड़े वाज़े तौर पर इमरान खान साहब ने कहा है, उनसे पूछा गया कि अगर ऐसा नहीं होता कि आप वापस आए या इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आपके मामलात सही नहीं होते तो फिर क्या होगा, तो उन्होंने फरमाया मसला इसके अंदर से इस्टेब्लिशमेंट को होगा और इस्टेब्लिशमेंट तबाह होगी और मुल्क के 3 टुकड़े होंगे, और मुल्क के 3 टुकड़े होंगे तो इकॉनमी गड़बड़ होगी, और इकॉनमी गड़बड़ होगी तो ऑटोमेटिकली वेस्टर्न पावर्स कहेंगी कि ठीक है, हम आपकी इकॉनमी को बेल आउट करते हैं, लेकिन आप हमें अपना न्यूक्लियर आर्सेनल गिव अप कर दें। मैं बहुत शदीद तरीके से डिसग्री करती हूँ खान साहब से कि वो ये बात कहें कि अगर किसी को इख्तदार ना दिया जाए तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारा मुल्क, हमारी सब ये तमाम चीज़ें हैं न्यूक्लियर आर्सेनल समेत, ये डैमेज होंगी या किसी भी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन एक बात पे मैं बिल्कुल अग्री करती इमरान खान साहब से, और वो क्या बात है? वो ये बात है कि कोई भी मुल्क जब सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है तो ऑटोमेटिकली उस सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ जुड़े होती है माशी अदम इस्तेहकाम। वो जो माशी या इस अदम इस्तेहकाम होता है या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आपको मोहताज कर देती है। वो आपको बार 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 भीख मांगने पर मजबूर कर देती है, वो बार 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 इमदाद मांगने पर मजबूर कर देती है। और पाकिस्तान से के साथ बड़े अरसे से यही हो रहा है। इवन इमरान खान साहब की हुकूमत में भी वो IMF के पास ना जाने के बारे में बात करते रहे। वो ये कहते रहे कि मैं IMF के पास जाने से पहले खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन फिर भी वो IMF के पास गए, और IMF के पास तब गए जब बहुत देर हो चुकी थी ऑलरेडी। पहले 3 महीनों में चले जाते अपने टेन्योर के तो मामला कुछ और होता, लेकिन उन्होंने डिले किया, उन्होंने चाहा कि वो IMF ना जाए, लेकिन जाना अल्टीमेटली IMF ही पड़ा। यानी वो फोर्स ही नहीं कर पाए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की डिमांड क्या है। हैविंग सेड दैट, एक बात तो तय है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और जैसे ही इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है तो कोई ताकतवर मुल्क हो, कोई ऐसा मुल्क हो जिसका न्यूक्लियर आर्सेनल इर्द गिर्द के अपने एलाइज को तंग कर रहा हो, तो यकीनन फिर वेस्टर्न पावर्स उस न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर नजरें गाड़े हुए होती हैं, और यहाँ अपनी रीजनल और जियोपॉलिटिकल पोजीशन को देखना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के साथ इस वक्त क्या हो रहा है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ, पॉलिटिकल अनरेस्ट की तरफ लेकर जाया जा रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को जो पॉलिटिकल अनरेस्ट की तरफ लेकर जाया जा रहा है, ये ऑटोमेटिकली मेरी आज ही एक बड़े मुल्क का बड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मैं नाम नहीं लूंगी कौन, नहीं तो आप लोग गूगल कर लेंगे कि मैंने किससे बात की। बहरहाल एक बड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मैं उसके सरबराह से बात कर रही थी, और उन्होंने फरमाया कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ गई थी,
खान साहब के टाइम पर, लेकिन अब जैसे ही ये हुकूमत आई है, तो इसलिए नहीं कि हुकूमत चेंज हुई है, या इसलिए नहीं कि कोई बैरूनी साजिश है, या इसलिए भी नहीं कि कौन किसकी अहकामात मानता है, सिर्फ इसलिए कि कोई कदम नहीं उठाया जा रहा था, इसलिए कि बिजनेस कम्युनिटी को महसूस हो रहा था कि शायद हमारा कोई वाली वारिस नहीं है, शायद पाकिस्तानी इकोनॉमी को कोई संभालने के लिए कोई ठोस इकदामात नहीं लेगा, इसलिए इकोनॉमी ड्विंडल करने लगी। आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने तो एकदम से डॉलर ड्रॉप किया, और उसके बाद बढ़ता 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 200 से तजावुज कर गया। ये सूरत हाल हम लोगों को ये बताती है कि पहले लोगों ने सोचा कि नहीं, अब तो इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, एक ऐसी हुकूमत आ गई है जो पहले भी शायद इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म करती रही है, लेकिन जैसे ही इनएबिलिटी टू टेक डिफिकल्ट स्टेप्स, यानी मुश्किल इकदामात करने से गुरेज करना देखा बिजनेस कम्युनिटी ने हुकूमत का, तो फौरी तौर पर अनसर्टेनिटी बढ़ने लगी, और वो अनसर्टेनिटी डॉलर की कीमत को, वो अनसर्टेनिटी अजनास की कीमतों को, वो अनसर्टेनिटी तमाम चीज़ों को अफेक्ट करने लगी। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जैसे ही पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं तो एकदम से स्टेबिलिटी आ गई। यही बात वो जिन शख्सियत की मैं बात कर रही हूँ वो बता रहे थे। तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ तो हम चले गए हैं अनफॉर्चुनेटली। अब हम डिपेंडेंट हैं आईएमएफ पे, और इस बजट के बाद एक बार फिर आईएमएफ के पास जाने के इरादे हो रहे हैं। सो इन दिस सिचुएशन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई। हमारा सिक्योरिटी एंड डिफेंस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और ये सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर एक तो मेरी पर्सनल व्यू ये है कि इमरान खान साहब को बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आईन पाकिस्तान के अंदर आप जुडिशरी और आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ तनकीद बराए तनकीद नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उनको जरूर क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ कंस्ट्रक्शन, या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसको कहा जाता है, वो तो कर सकते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म और क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ पर्सनल गेन्स नहीं कर सकते। सो हैविंग सेड दैट, इमरान खान साहब को बार 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 अपनी बातों में न्यूक्लियर आर्सेनल, आर्मी, इस्टेब्लिशमेंट, अगर हमारी फेवर में नहीं आएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, न्यूट्रलिटी खत्म करें, हमारी साइड लेना शुरू कर दें, तो ये तो फिर बड़ी अनफेयर बात हो गई। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को हम उठाकर फेंक देते हैं और फिर इन तमाम की तमाम चीज़ों को सिर्फ इमरान खान साहब को सौंप देते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब मेरे पास पड़ी है जी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन की ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि आर्म्ड फोर्सेस जो भी हुकूमत होगी उसके अंडर काम करेंगे, उसको डिच करा के किसी और सियासी जमात के साथ नहीं मिल जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब की ये डिमांड कि न्यूट्रलिटी इस्टेब्लिशमेंट खत्म करे, ये सरासर गलत डिमांड है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अपोजिशन सबको सोचना चाहिए कि आप लोग हम लोगों को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ तो नहीं लेकर जा रहे हैं। यानी मैं इसमें बिल्कुल भी इदारों को ब्लेम नहीं करती, मैं पॉलिटिकल अपोजिशन एंड गवर्नमेंट को इसलिए ब्लेम करती हूँ क्योंकि बार 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 इदारों को घसीटे चले जा रहे हैं। क्यों घसीटे चले जा रहे हैं, वल्लाह आलम। इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो उनकी साइड लें, हुकूमत चाहती है कि वो न्यूट्रली रहें, किसी की साइड ना लें, किसी की सपोर्ट ना करें। सो हैविंग सेड दैट, ये टग ऑफ वॉर जो है ना, बीच में हमने फंसा दिया इदारे को, इस्टेब्लिशमेंट को, और जुडिशरी को भी पिंग पोंग बॉल बनाया हुआ था, और इधर से खींच रही है हुकूमत, इधर से खींच रहे हैं इमरान खान साहब, बीच में इस्टेब्लिशमेंट कह रही है खुदा के लिए मुझे सियासत के अंदर ना घसीटो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सबकी ईगो, सबकी अनाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ दोनों ऑपोजिशन और हुकूमत खुद हमें लेकर जा रही है। और फिर कहते हैं, इमरान खान साहब भी कहते हैं, हुकूमत भी कहती है कि देखें जी, सियासी अदम इस्तेहकाम हो रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक तो पहले हुकूमत को चलने देना चाहिए था, इमरान खान साहब की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस टाइम पर लाके आपने अपने पाँव पे भी कुल्हाड़ा मारा है। और इमरान खान साहब को वो जो कहते थे कि मैं हुकूमत से बाहर जाने के बाद ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, उनको वाकई में आपने खतरनाक बना भी दिया, वो खतरनाक बन गए हैं अब। और इस तरह के बयानात देखकर वो मुल्की सालमियत के लिए या मुल्की सिक्योरिटी एंड डिफेंस की जो एक सैंक्टिटी होती है उसके लिए भी खतरनाक बन गए। हैविंग सेड दैट, इस बात की तरफ ध्यान देना होगा, इस बात की तरफ यकीनन ध्यान देना होगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को लीड करती है, इसको यहीं रोक दिया जाए।
اور روکا فورس سے نہیں جائے، کیونکہ کوئی بھی پولیٹیکل موومنٹ فورس سے روکنا ایک بہت بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ میز پر آیا جائے، ملک جنگیں کرتے ہیں اور ٹیبل پر آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، معاملات کو حل کرتے ہیں اور چیزیں سموتھ آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ جب جرمنی اور فرانس میز پر آ سکتے ہیں تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف اور یہ اتحادی جماعتیں جو کہ حکومت میں، یہ بھی میز پر آ سکتی ہیں۔ کچھ گیو اینڈ ٹیک کریں، کچھ، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان کے اوپر سودا کر لیں، بالکل بھی پاکستان پہ سودا نہ کریں، بالکل بھی پاکستان کے جو رائٹس ہیں، جو اس کے حقوق ہیں ہم پر، اس کے اوپر بالکل بھی سودا نہ کریں، لیکن خدا کے لیے ایک ایسی سچویشن جہاں اور مزید جانے جا سکتی ہیں۔ پہلے ابھی یہ جو پچھلی والی لانگ مارچ تھی 25 کی، کیونکہ میں تو پوری رات اس کو کور کرتی رہی اور پوری رات ریڈ زون میں ہی تھی میں، اینڈ آئی اسٹیڈ دیئر۔ رات کو تقریباً 7-8 بجے اپنا جو آفس سے 8 بجے پروگرام کر کے 9 بجے اور ٹرانسمیشن ہماری چل رہی تھی، وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد تقریباً 11 بجے میں ڈی چوک پہ تھی، اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے کے 11 بجے میں اپنے گھر پہنچی ہوں۔ سو میں نے تو وہ ساری صورتحال اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اسی لیے میں بار بار آپ لوگوں کو ارج کر رہی ہوں کہ ڈونٹ گو ٹو دیٹ سائڈ، ڈو ناٹ گو ٹو دیٹ سائڈ۔ جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں اس کے اندر منطق ہے، لیکن عمران خان صاحب کو ایک سرٹن ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے when it comes to نیشنل سیکیورٹی، بیکاز لیڈرز جو بات کرتے ہیں وہ شاید تھوڑی کرتے ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن ان کے فالوورز کس طرح سے کرتے ہیں یہ لیڈر کو بھی نہیں پتا ہوتا، اور لیڈر کنٹرول بھی نہیں کر سکتا اس کے بعد، کیونکہ اتنے بڑے جمع غفیر کو آپ کیسے سنبھالیں گے، اتنے سارے سپورٹرز کو آپ کیسے سنبھالیں گے۔ تو میری نظر میں عمران خان صاحب کو اگلی دفعہ اس پوائنٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے، 100 دفعہ بھی نہیں بلکہ ہزاروں دفعہ سوچنا چاہیے، اور ہزاروں بھی نہیں بلکہ لاکھوں دفعہ سوچنا چاہیے۔ اٹس اے ویری ویری سینسٹیو ٹاپک، اس کو پبلک ڈسکشن کا حصہ نہ ہی بنایا جائے تو بہتر ہے، اگر پازیٹیو طریقے سے بنائے تو ٹھیک ہے، ادروائز نو۔ اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، گیو می یور ویوز، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے۔ ٹل دی نیکسٹ ویڈیو، ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔ یہ اصل میں پاکستان کا مسئلہ، اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے۔ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی، میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے، فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی، کیونکہ ملک بینکرپٹ ہوگا، کدھر جائے گا ملک؟ میں آپ کو سیکوینس بتا دیتا ہوں۔ یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ، چیزیں مہنگی، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان۔ اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں اس کا مطلب پاکستان بینکرپسی کی ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا؟ پاکستانی فوج۔ جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈی نیوکلرائز کرنے کی؟ سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو، ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہے، جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے، جو کہ آپ عام ان کے تھنک ٹینکس، ہندوستان کے تھنک ٹینکس میں دیکھ لیں، باہر جو سارے بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے پلانز ہیں، ان کے پلان بنے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت اگر صحیح فیصلے نہیں کیے جائیں گے، ملک خودکشی کرنے پہ جا رہا ہے۔ میں اس لیے زور لگا رہا ہوں